हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश ईएसबी या मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 5 का स्टाफ नर्स का आपका जो एग्ज़ाम है 27 जून को पॉसिबल होने के 100% चांसेस है। ठीक है, उसी के देखते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए काफ़ी क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है। यदि आपने अभी तक हमारा पुराना क्लासेस नहीं देखा है तो जाइएगा यूट्यूब पे, आपको सारा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। बिफोर एग्ज़ाम आप सारा ही क्लासेस वॉच करके जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आगे का हमारा क्लास कुछ गोल्डन पॉइंट्स का आगे कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। कल का जो पिछला क्लास था उसी के कंटिन्यूएशन में आज का क्लास चलने वाला है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक क्लासेस ऐसी ही आपको प्रोवाइड होती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। पिछले जो क्लास में मैंने आपको यहाँ पे इतना आई थिंक इतने क्वेश्चन मैंने आपके साथ डील करवा दिए गए थे। अब यहाँ से नेक्स्ट नंबर पे है कि फर्स्ट हमारा आज का जो गोल्डन पॉइंट्स आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए क्या रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ओनली ड्यूरेशन, ठीक है, तो 28 डेज के लिए यहाँ पे एक ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है। कितना रहता है स्टूडेंट्स, तो 28 डे एक नॉर्मल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोला जाता है उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर होता है या इससे लॉन्ग पीरियड में जाता है या इससे डेज बढ़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, या इससे कम डेज में लॉन्ग होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। यदि बात कर ले हम इसी में ही, यदि किसी भी फीमेल्स का जो फीमेल्स होती है उनका यदि आपका 35 डेज़ के अराउंड में देखने को मिलता है या 21 डेज़, ठीक है, ये एक नॉर्मल रेंज के देखने को मिलती है। यदि 35 डेज़ के अकॉर्डिंग जा रहा है तो उस दैट मीन्स कि उसका जो बोल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो क्या होगा, पॉलीमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और वही बात कर ले हम, क्या देखने को मिलता है, यदि आपका 21 डेज़ के पास पास में देखने को मिलता है तो वो पॉलीमेनोरिया क्या, इसमें हमेशा ही ये चीज़ें का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सबसे जो मेन चीज़ है आप सभी लोगों को देखने को मिलती है, यदि मान के चलिए आप 28 एक नॉर्मल रेंज होती है किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, अब भाई बात कर रहे हैं किसी फीमेल का 21 डेज में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे में भी कितने में आ जाएगा, वो 21 डेज में आ जाएगा। तो डेट कंडीशन विल लीड्स टू द पोलीमेनोरिया। ठीक है, क्या हो गया, इसको हम पोलीमेनोरिया बोला जाता है। ठीक है, पोलीमेनोरिया में क्या होता है कि आपके डेज का जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड का टाइमिंग ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ड्यूरेशन। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं, यदि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहता है 35 डेज में है तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है या टाइम ड्यूरेशन या डेज का बात कर ले तो उनका जो टाइम ड्यूरेशन का डेज है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डेट मीन्स कि उनको पोली मेंस्ट्रुएशन जो पॉलीमेनोरिया होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके रिगार्डिंग आपको हमेशा ही पूछा जाता है, एक हमेशा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको क्या बोला जाता है। तो जो 14 डेज होता है हमारा, 14 होता है, उसको ही हमें वैलिड रखना होता है बिफोर और आफ्टर देखने को देखिए। ठीक है, चाहे आपका पोली हो रहा है, चाहे आपका क्या हो रहा है, ओलिगोयूरिया हो रहा है। ठीक है, ओलिगो ओलिगोमेनेरिया हो रहा है या पॉलीमेनोरिया हो रहा है, तो भी आपको जो आपकी काउंटिंग होती है कि इस पर्टिकुलर फीमेल का आपका लास्ट एलएमपी निकालना है तो कौन से डेज में निकलेगा, उसको हम 14 डेज हमेशा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका लास्ट एलएमपी यहाँ पे निकल के आ जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को किसे बोला जाता है, तो इसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेनार्की। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेनार्की। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसको क्या बोला जाता है, इसको मेनार्की बोला जाता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉसेस, अब यहाँ पे पूछा गया है
कि यदि आप फीमेल नॉर्मल कंडीशन में है और नॉर्मल यदि उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो रहा है तो उनका जो ब्लड लॉसिंग का है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल की बात करें तो 20 से लेके तो 80 ml आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है तो 20 से लेके तो 80 ml तक आपका ब्लड यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, जिसमें एवरेज ml की बात करूँ तो 35 ml आपका एक एवरेज रेंज होती है किसी भी नॉर्मल फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट में। इन इंडिया रिपोर्टेड इट इज लास्ट केस ऑफ द पोलियो ऑन द 31 जनवरी 2088, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो वो आपका टाइम ड्यूरेशन है 1 से लेके 2 डेज में ही 75 से ऊपर का जो ब्लीडिंग होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। हमेशा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फीमेल कंडीशन होती है उसमें जो रिप्रोडक्टिव या प्यूबर्टी का जो सीक्वेंस ही होता है, ठीक है, मेनार्की का क्या जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के गोल्डन पॉइंट्स का। इंडिया रिपोर्टेड इट इज़ द लास्ट केस ऑफ द पोलियो ऑन द 13 जनवरी और 2011, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेट अच्छे से याद रखिएगा कि लास्ट केस आपका इंडिया में कब देखने को मिलेगा, ठीक है। 13 जनवरी 2011 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। साउथ ईस्ट इंडिया एशिया रीजन, ठीक है, OWHO हैज़ बीन सर्टिफाइड पोलियो फ्री कब देखने को मिला था तो 27 2014 को पूरे वर्ल्ड से ही क्या कर दिया है, पोलियो को यहाँ पे क्या कर दिया है, फ्री फ्रॉम कर दिया गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि पोलियो जो कंडीशन होती है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्री कर दिया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं, चलिए अब नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहने वाली है, लेप्रेसी इज आल्सो नोन एज द हैंसन डिसीज, ठीक है। हम लेप्रेसी को यदि अलग शब्दों में बोला जाता है तो उसको हैंसन डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। टेटनस न्यूनेट्रम इज नोन एज द 8 डे डिसीज, ठीक है। क्या बोलता है स्टूडेंट्स, जो टिटनस न्यूनेट्रम होता है उसको हम 8 डे डिसीज भी बोला जाता है, ठीक है। यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप सभी लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, क्योंकि हम बेसिक एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को ही हमेशा गलत करके आते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, NGCP लॉन्च इन द 1962, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था तो 1962 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड द नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम हुआ था, ठीक है। प्रोग्राम INDCP वॉज लॉन्च इन 1992, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम भी आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। भाई बात करें गोइटर का तो 1962 में हुआ था, और यही बात करें आयोडीन का तो आपका आयोडीन का 1992 में दिखने को मिला था, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ द इन्फेक्शन प्रोटेक्शन क्या होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ द इन्फेक्शन प्रोटेक्शन आपका स्किन होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द अर्ली न्यूनेट मोर्टालिटी डेट इज द 0 to 7 days आफ्टर बर्थ इज प्रीमेच्योरिटी। जैसा मैंने मेरी पहली क्लास में भी आपको बताया था कि प्रीमेच्योरिटी जो बेबीज होते हैं हमारे, ठीक है, जो क्या होते हैं जो 37 वीक से बिफोर क्या होते हैं, उनका डिलीवरी होता है, ठीक है, उनका क्या होता है डिलीवरी होता है, जिसमें क्या होता है कि 0 से 7 डेज के जो बेबीज रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस देखने को मिलते हैं, आपका उनका डेथ होने के 100% चांसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका प्रीमेच्योरिटी होता है, ठीक है। अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बेबी के बॉडी में डेवलप वगैरह नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है कि बेबी जो बाहर सराउंडिंग एनवायरनमेंट है तो होता है उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है, और उसमें मेटोलिटी जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द लेट न्यूनेट मोर्टेलिटी डेट इज, ठीक है। तो यदि बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द न्यूनेट मोर्टेलिटी डेट क्या होता है, 0 से 7 डेज आफ्टर द बर्थ इज सेप्सिस, ठीक है। यदि किसी भी महिला वगैरह को यदि पेशेंट को सेप्सिस हो गया है तो उसका जो लेट न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट है वो 7 से लेके तो 28 डेज के बीच में उससे सेप्सिस होने की वजह से आपका बेबी की डेथ हो सकती है, ठीक है। वेजाइनल डिलीवरी ब्लड लॉस कितना होता है तो 500 ml वेजाइनल डिलीवरी से ब्लड लॉस होता है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन ब्लड लॉस कितना होता है तो 1 लीटर तक सिजेरियन सेक्शन का ब्लड लॉस होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वेजाइनल डिलीवरी से कितना ब्लड लॉस होता है, और बात कर रहे हैं सिजेरियन सेक्शन से कितना ब्लड लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आयुष इंक्लूड आयुर्वेदा, योगा एंड द न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्ध, ठीक है।
तो यहाँ पे एक योगा से रिगार्डिंग मैं एक आपको एक बताता हूँ। आज 21 जून है, ठीक है, 21 जून है और आज के ही हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमेशा ही आपको पूछा जा सकता है, अपकमिंग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप वेल प्रिपेयर हो जाइएगा, ठीक है। और इसका जो थीम है आपका वसुदेव कुटुंबकम रहने वाला है, ठीक है। इस बार का जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम होने वाला है। तो आप एक बार इसका थीम अच्छे से गूगल पे सर्च करिएगा। वैसे तो मैं बता रहा हूँ, बट एक बार फिर भी खुद से सर्च करिएगा, आपको यही थीम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, ठीक है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। 1986 में फर्स्ट केस ऑफ द HIV डिटेक्ट हुआ था। कितने में हुआ था? 1986 में फर्स्ट केस ऑफ द HIV यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन इंडिया 1987, ठीक है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में लॉन्च हुआ, ठीक है। 1992 लॉन्च में नाको हुआ था, जो आपका 1992 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? नाको हुआ था, ठीक है। तो आपको ये एड्स के रिगार्डिंग फर्स्ट केस 1986 में देखने को मिला था, चेन्नई या मद्रास में आई थिंक, उसमें देखने को मिला था। 1992 में नाको स्टार्ट हुआ था और 2004 में एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट इनिशिएट करा था, ठीक है। किसमें किया था? 2004 में। आफ्टर मेनोपॉज एवरी 3 ईयर 3 to 5% बोन मास डिक्रीज, ठीक है। आफ्टर मेनोपॉज, जैसे ही आपका मेनोपॉज हो जाता है तो 3 to 5% आपकी बोन की जो उससे क्या होता है कि वहाँ से आपका क्या देखने को मिलता है, बोन मास आपका डिक्रीज हो जाता है, जिससे बोन के 100% या बोन रिलेटेड आपको डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेजिलिटी हो जाती है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। मैनी अदर कंडीशंस यदि जो कि बोन रिलेटेड हो जाती है तो वो उसमें आपको आगे चल के फेस करना पड़ सकता है। चलिए, एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर कौन सा होता है? ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इन चिल्ड्रन रिकेट्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन इन अडल्ट ओस्टोमलेशिया देखने को मिलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी। आपका यदि आपने ये चीज़ें पहले पढ़ के भी रखी है तो आपका एक क्या होगा, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ, आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। किसी को वीडियो यदि जल्दी जल्दी भी लगता है तो वो वीडियो को स्लो स्लो करके मोशन में भी देख सकता है, और किसी को यदि वो स्लो भी लगेगा तो वो फास्ट में भी देख सकता है, ठीक है। तो ये है कि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है 27 को जून को हो जाएगा, तो इसके देखते हुए हो सकता है आपका क्लास थोड़ा स्पीड अप में रहे, तो इससे आप अपने हिसाब से अपने वीडियो का या अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डेफिशिएंसी हो गया। नॉर्मल वेट ऑफ द प्लासेंटा एट टर्म कितना होता है? तो 5 ग्राम देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर टिटनस एंड द एंथ्रेक्स सोइल एक्ट एज अ रिजर्वायर, ठीक है। जो आपका टिटनस और एंथ्रेक्स का जो आपको रिजर्वायर देखने को मिलता है वो क्या है? सोइल, ठीक है, जिसमें क्या होता है? सोइल होता है। इसके अगेंस्ट कभी भी हार्ड इम्यूनिटी हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ द 1976, ठीक है। 25 अगस्त टू 8 सितंबर एवरी ईयर टू प्रमोट आई डोनेशन आई ब्लैंकिंग कैंप, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम 25 तारीख से लेके तो 8 सितंबर तक हम क्या करते हैं, आई प्रमोट डोनेशन के रिगार्डिंग नॉलेज या ब्लैंकिंग जो डोनेशन होता है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इन 1974 WHO लॉन्च द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन द इम्यूनाइजेशन, EPI, जिसको हम बोला जाता है EPI, जिसको हम बोलते हैं 1974 में पहली बार हुआ था। नॉर्मल सीरम, और वही बात करें कि अभी जो रिसेंटली चल रहा है 1985 में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल, जिसको हम क्या बोला जाता है, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हम बोला जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। 1985 में हुआ है, ठीक है। इसमें और EPI जो होता है आपका 1974 में देखने को मिला था। ईयर रिगार्डिंग जो ऐसे डाटाबेस आपको क्वेश्चन मिलता है, ये सीधे ही आपको रट के ही जाना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक आपको क्रिएट नहीं करना होता है। जो चीज़ें, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्ट है, वो आपको हमेशा ही रट के ही जाना होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ईयर है, प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, कौन से प्रोग्राम में क्या चीज़ें आती है, ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये चीज़ें हमेशा ही क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा रट के ही जाना है आपको, है ना। चलिए, नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है 8 नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है, कितना होता है? 8.4 से लेके तो 10.2 mg/डेसीलीटर देखने को मिलता है, ठीक है। किसी किसी वो बुक्स में थोड़ा वेरी करेगा, बट एक नॉर्मल जो रेंज आपको देखने के 8 से लेके 11 तक भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। सेकंड लेवल ऑफ द इन्फेक्शन प्रोटेक्शन WBC न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में देखने को मिला था, जिसको हम UPI या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है, ठीक है।
कॉप्लिक स्पॉट इज सीन इन द मेजल, ठीक है। मेजल्स में क्या देखने को मिलता है, आपके कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, वाइटिस कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो वाइटिस कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेंगे। और जो मीजल्स होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको 14 डेज देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, 14 डेज देखने को मिलता है। इसमें आपको अलग अलग टाइप के फेजेस देखने को मिलते हैं। प्रोड्रोमल फेज होता है, ठीक है, सेक्रेटरी फेज होता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कैसे पता लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या करता जाता है, ठीक है। इसमें कॉप्लिक स्पोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। रेसेस बिहाइंड द ईयर रेसेस भी आपको देखने को मिलता है। म्यूकस बक्कल म्यूकोसा में आपको कॉप्लिक स्पोर्ट सीन होता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। बहुत सारी चीज़ें मीसल्स में ऐसी आती है वो आप कम्युनिटी में अच्छे से रीड कर लेंगे। और वो भी आपको हमेशा, जैसे मैं बताता हूँ कि आपको कम्युनिटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। रूबेला इज कोज्ड बाय द टोगा वायरस, ठीक है। रूबेला किससे कोज्ड होता है, तो रूबेला आपका टोगा वायरस से क्या होता है, कोज्ड होता है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष कब यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो 25 दिसंबर 2014, ठीक है। कब हुआ था स्टूडेंट, तो 25 ऑफ द दिसंबर 2014 में आपका मिशन इंद्रधनुष के यहाँ पे लॉन्च तो हुआ था, ठीक है। इसमें से आपको इंद्रधनुष के आकार में जितना भी कलर कोडिंग होता है उसके रिगार्डिंग आपको डिसीज कंडीशन या डिसीज के रिगार्डिंग चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। CSSMD स्टार्ट इन द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1992 टू डिलीवर MCH सर्विसेज, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल चिल्ड्रन हेल्थ या मैटरनल चाइल्ड हेल्थ दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें हम CSSMD बोला जाता है। किसी किसी बुक में 1993 भी दे रखा होगा, तो उसमें देखने के बाद आप ये मत बोलिएगा कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 1992 1993 है, बट आपको एग्जाम में देखा जाएगा तो एग्जाम में दोनों में से एक वैल्यू ही आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सेफ प्रेगनेंसी सेफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसका यदि पर्पस पूछा जाता है तो क्या पर्पस है, सेफ प्रेगनेंसी करवाना है, सेफ चाइल्ड बर्थ करना है, और उसके बाद जैसे बच्चे का चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसको उसको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है। मर्ज इन द, अब कुछ समय बाद क्या किया है कि जो CSSMD प्रोग्राम था उसको किससे मर्ज किया, RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज से इसको मर्ज कर दिया। कब मर्ज किया है, तो 1997 में इसको मर्ज कर दिया है। ये इसका पहला फेज देखने को मिला था, ठीक है। कैटरेक्ट इज अ मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, ठीक है। जो कैटरेक्ट होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कैटरेक्ट क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेजर कॉज कैटरेक्ट आपको ब्लाइंड में इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन आपको टाइप ऑफ द ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है कौन सा है, कैटरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। कोलेरा कोज्ड बाय द विब्रियो कोलेरा, ठीक है। किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है, जो कि आप अनहाइजीनिक इस टाइप से फूड वगैरह या फिर इस टाइप के कुछ इनहेल कर लेते हो, कुछ खा लेते हो, फीको ओरल रूट से होता है, ठीक है। भाई ओरली भी होता है, एक तो फीकल होता है एक ओरली होता है, तो इसको हम फीको ओरल रूट से देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हेवी डायरिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस क्लास का लाभ मिल पाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा भी एक नॉलेज मिलेगा तो वो बहुत अच्छा अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। हाइपरटेंशन एक इस टाइप का डिसऑर्डर है जो कि मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की कंडीशन में आता है। अब हाइपरटेंशन को आप यदि अडल्ट का पूछे तो इसको साइलेंट किलर भी बोला जा सकता है, ठीक है। साइलेंट किलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो साइलेंट किलर का मतलब ये है कि मोस्टली ऑफ द इससे 90 या 80% जिनको भी हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है उनको ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में उनका बीपी हाई रहता है, किस वजह से रहता है, कब हाई रहता है। जब क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तभी उनको पता चलता है। तो डेट विल के क्या आता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे होती है तो इसको पता नहीं चलता है, इसलिए हम किसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर, ठीक है। वही बात कर ले तो हाइपोथर्मिया होता है जो बेबी में, हम उसको बोलते हैं, जो कि बच्चे रहते हैं न्यूनेट वगैरह उनमें कंडीशन में हम उसको साइलेंट किलर उसमें बोला जाता है, ठीक है। उसमें बेबी का टेम्परेचर वेरी लो होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे लेक प्रोडक्शन ऑफ द ब्राउन एडिपोस टिश्यू, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस में हीट प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिससे आपका रेगुलेटरी या
वहाँ पे जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पे अच्छे से हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस का जो रेगुलेशन होता है वो अच्छे से मैकेनिज्म वर्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं नेशनल नेशनल वंदे मातरम स्कीम इज़ द वॉलंटरी स्कीम फॉर द प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड सर्विसेज स्टार्टेड इन 9 फेब 2004 में, ठीक है। वंदे मातरम कब हुआ था? 2004 में स्टार्टेड कर दिया गया था। यदि पर्टिकुलर डेट भी पूछे तो आपको कितना बताना है, तो 9 फरवरी को 2004 को वंदे मातरम आपको यहाँ पे कर दिया गया था, ठीक है। वेजाइनाइटिस क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वेजाइनाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना, ठीक है। किस में होता है? ड्यू टू फंगल या कैंडिडिया एल्बिकेंस। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फंगल या कैंडिडिया एल्बिकेंस की वजह से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। उसकी वजह से आपको वहाँ पे कॉजेटिव एजेंट का ग्रो हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह का, और वहाँ पे आपको वेजाइनाइटिस की कंडीशन अराइज हो जाती है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के गोल्डन पॉइंट्स पे, कि जो कि क्या रहने वाला है। ओरल थ्रस इन चिल्ड्रन कैंडिडिया एल्बिकेंस। कैंडिडिया एल्बिकेंस आपका वेजाइनाइटिस भी कोज करता है। कैंडिडिया एल्बिकेंस बच्चों में ओरल थ्रस में भी है, ये कैन कोस ऑल्सो ओरल थ्रस्ट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एनआरएचएम लॉन्च कब हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। कब हुआ था? 5 अप्रैल 2005 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 5 अप्रैल 2005 में हुआ था। नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो 1 मई 2013 में, ठीक है। एनआरएचएम का यदि पर्टिकुलर पूछा जाता है तो 2005 बताना है आपको, और यदि डेट भी पूछा जाता है तो 5 अप्रैल 2005। एनआरएचएम कब हुआ था? 2005 में देखने को मिला था। और नेशनल हेल्थ मिशन आपको 1 मई 2013 में देखने को मिला, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो जो डाटाबेस का क्वेश्चन है ये हमेशा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का लॉजिक नहीं लगाना होता है। ओनली हमें यदि डाटा हमारा राइट है, हमें याद है, तो हम अच्छे से एग्जाम में उसको राइट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। अब वैक्सीन कैरियर कंटेंट 16 से लेके तो 24 वैक्सीन वाइल, ठीक है। किसमें? अब जो एक वैक्सीन कैरियर होता है जिसमें आपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे देखा होगा, या अब अभी आपने रिसेंटली कोविड के टाइम पे बहुत सारे जहाँ देखा होगा जिसमें हम वैक्सीन को लगाए रहे थे, तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें कितना होता है? उसमें 16 से लेके तो 20 वाइल्स हम उसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा एक जो रेफ्रिजरेटर से लेके तो जहाँ से आपका वैक्सीन आता है, चेन ऑफ सर्वाइवर वाला या चेन जो होता है, सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड भी कहाँ होता है? तो आपका जो पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ तो जो आपका सब सेंटर रहता है वहाँ पे ज़्यादातर ये जो चेन होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो बाइल का जो भी वेस्टेज होता है सबसे ज़्यादा आपका कम्युनिटी लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे देखने को मिलता है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, कि क्या रहने वाला है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक है। जैसा मैंने बताया स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है। हम खासकर किस में देते हैं? ये जो भी टीबी टीबी पेशेंट्स होते हैं, जो भी ट्यूबरकुलोसिस से रिगार्डिंग पेशेंट होते हैं, जो सफरिंग से होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, उनको दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो देखा जाता है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है हम प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही अवॉइडेड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है कि आपके प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। यदि प्लासेंटल बैरियर को क्लोज कर जाएगा तो बेबी में कुछ कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी। जो आपका अपकमिंग जनरेशन जो बेबी है वो डेड विल बी नॉट बी नॉर्मल, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे चल के पेशेंट को या पेरेंट्स को और भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो वी शुड अलर्ट, और हमें क्या करना है? हमें ड्यूरिंग द या पहले ही अब बच्चों को क्या करना है? स्ट्रेप्टोमाइसिन से अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब बात कर ले स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑटोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है। डेस्ट जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में आई थिंक बताया हुआ था कि जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है उसका कॉम्प्लिकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में पढ़ के जाना है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या है कि ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं, ठीक है। ऑटोटॉक्सिक दैट मीन कि ये आपके किसको डैमेज करेगी? तो आपके ये एयर को डैमेज कर देगी स्टूडेंट्स। जिसमें क्या होगा? यदि ये एयर को आपके क्या करेगी? आपके एयर को डैमेज करेगी। तो डेट मीन्स कहाँ? पर्टिकुलर नर्व का जो एट्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ठीक है, उसको डैमेज कर देगी। जिससे क्या होगा कि आपका कंडक्शन या जो सिस्टम होता है वाइब्रेशन का वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, और आप अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, और इसी वजह से आपका क्या होगा? हेयरिंग लॉस हो जाएगा। आपको बैलेंस बनाने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन की रिगार्डिंग है, आपको प्रिकॉशन या आपको इसके साइड इफेक्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है। रिफाम्बसिन हुआ, आइसोनियाजिड हुआ, फायरिडोक्सिन हुआ, ये बहुत सारी ऐसी जो ड्रग्स होती है, ठीक है। इथाम्ब्यूटल हुआ, ये भी आपको अच्छे से रेड करके जाना है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको
मेरी पिछली क्लास थी उसमें बहुत अच्छे से बता दिया है। तो यहाँ पे हम अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज गिवन बाय द लुइस पास्चर। ठीक है, जर्म थ्योरी किसने दिया था? तो जर्म थ्योरी आपको लुइस पास्चर ने दिया था। आशा आशा का फुल फॉर्म क्या है कि आशा का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट देखने को मिलता है। अच्छा, यह कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पर्टिकुलर आशा होती है वो कहाँ पे वर्क करती है? तो एनआरएचएम के तहत ये पे वर्क करती है। ठीक है, कितने विलेजेस पे वर्क करती है? तो 1000 लेवल के जो गांव में पॉपुलेशन है इतने विलेजेस पे क्या करती है आशा वर्क करती है। विलेजेस नहीं है, 1000 पॉपुलेशन पे काम करती है, 1000 विलेजेस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, 100 विलेजेस में हो सकता है या 2 से 3 विलेजेस में 1000 पॉपुलेशन की कवर करती है। ठीक है, हर पर्टिकुलर एक जो गांव है या दो, एक या दो गांव मिला के एक पर्टिकुलर आशा को यहाँ पे स्टेब्लिश किया जाता है। और आशा जो होती है आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ क्या करती है? कोलाबोरेट होकर वर्क करती है। ठीक है, चलिए 10th क्लास पास्ड 25 से लेके 45 इसका ईयर होना चाहिए, मतलब इसके रिगार्डिंग ये इसका क्राइटेरिया है कि आप आशा कब बन सकते हो। ठीक है, चलिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के ऑन द 1 जून 2011। ठीक है, कब हुआ था? 1 जून 2011 में देखने को मिला था। बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया कंप्लीटली फ्री कैशलेस सर्विस। ठीक है, कब देखने को मिला था? तो जननी JSS के भाई कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एक बार अच्छे से रीड करिए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब हुआ था? 1 जून ऑफ द 2011। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। इस क्या पर्पस था? कंप्लीटली फ्री एंड द कैशलेस सर्विसेज टू प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडिंग नॉर्मल डिलीवरीज एंड द सिजेरियन ऑपरेशन एंड द सिक न्यूबॉर्न अप टू 30 डेज। ठीक है, आफ्टर बर्थ इन गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन। सिंपल सा प्रोग्राम है JSS के होता है, जिसमें क्या होता है कि हम बेबी वगैरह को, माता को प्रमोट करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, जिससे क्या होता है कि उसको नॉर्मल किसी भी प्रकार का आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, आफ्टर बर्थ भी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बात करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में होता है। ग्रोस रूट लेवल वर्कर इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, सिस्टम आर द आंगनबाड़ी वर्क ट्रेन बर्थ अटेंडेंट। ठीक है, एंड द एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन एड्स होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या होता है? मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या होता है? एड्स होता है। इंडिया इन इंडिया का बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के गोल्डन पॉइंट्स पे कि मेनिंजाइटिस इज कोज्ड बाय द नेसेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, किसकी वजह से होती है? नेसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से अब कोज्ड होती है। ठीक है, RMNCH एंड प्लस द ए स्ट्रेटजी लॉन्च ऑन द फरवरी 2023 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेसिंग मैटर। ठीक है, RMNCH का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कि रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेट चाइल्ड हेल्थ प्लस अडोलेसेंट। ठीक है, क्या है? ये अडोलेसेंट देखने को मिलता है। द ऑब्जेक्टिव और द रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी किट होता है, मैटरनल हेल्थ होता है, अर्ली डिटेक्शन होता है। ठीक है, हाई हाई रिस्क केसेस को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। न्यूबॉर्न हेल्थ होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, होम बेस्ड केयर बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। न्यूबॉर्न केयर कैसे करना है वो बच्चों को बताया जाता है। आयरन फोलिक एसिड टेबलेट कब देना है वो बच्चों को बताया जाता है। अडोलेसेंट हेल्थ वीकली आयरन फोलिक एसिड कैसे देना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें इसके तहत बताई जाती है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि पर्पस पूछ लिए जाते हैं, कब आया था, किस किस को दिया जाता है, क्या अडोलेसेंट को, क्या नर्सिंग मदर को दिया जाता है, या फिर ओल्ड एज को दिया जाता है। तो एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन कभी कभी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न एंड द चाइल्डहुड। ठीक है, इलनेस। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड द चाइल्डहुड इलनेस, इसको IMNCI बोला जाता है। जिसमें चिल्ड्रन एज द 2 साल 2 मंथ से लेके तो 5 ईयर के बच्चों को हम इसमें क्यूरेटिव कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डायरिया, मीजल्स, न्यूमोनिया, मलेरिया, सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, कलर कोडिंग आता है। मैंने कलर कोडिंग की रिकॉर्डिंग भी शायद आपको पहले बता दिया है। पिंक या रेड कलर होता है जिसमें प्री रेफरल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, जैसे रेफर टू अर्जेंट हॉस्पिटल। ठीक है, जैसे मैंने बताया रेड कलर इज इंडिकेट टू डेंजरस, तो हमको हमेशा ही उसको क्या करना है? यदि आप CSC PHC पे हो तो आपको हमेशा ही क्या करना है? उसको रेफर करना है। ठीक है, येलो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है तो हम उसको PHC CHC पे करके उसको लीव कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन है तो हम उसको होम बेस्ड केयर भी बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, पिंक है, येलो है, ग्रीन है,
IMNCI के रिगार्डिंग इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। बस आपको हो सकता है एक लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछ ले, बट आपको हमेशा ही याद रखना होता है कि जो एग्जामिनर का जो की पॉइंट्स होता है उसको पकड़ो और एक जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से निचोड़ दो, ठीक है। वही बात करते हैं, चलिए ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि क्या रहने वाला है। लेप्रोसी डिसीज इज ड्यू टू द मायोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है, किसकी वजह से होता है, मायोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होता है। आंगनबाड़ी वर्कर आर ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ द ICDS, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंगन ICDS का हार्ट क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, 1975 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कब आया था स्टूडेंट्स, 1975 में, ठीक है। कब आया था, 1975 में देखने को मिला था, ठीक है। एड्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अ, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अडल्ट में यदि कैल्शियम का बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है, 600 से लेके तो 800 mg पर डे आपको देखने को मिलता है कैल्शियम, ठीक है। यदि भाई बात कर ले, मीनोपॉज होता है जैसे 45 ईयर या 55 ईयर की एज के बाद आपका 1200 से लेकर 1500 mg डे देखने को मिलता है। मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम, ठीक है। यदि बात करें कि जो आपका बेस्ट सोर्स ऑफ द मिल्क क्या है, तो बेस्ट सोर्स ऑफ द मिल्क क्या है, कैल्शियम है ना, ठीक है। मिल्क लेकिंग विटामिन क्या, विटामिन सी, ठीक है। जब भी आप कभी मिल्क ले रहे हो तो आप विटामिन सी के साथ मत लीजिएगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होगा, आपका अच्छे तरीके से क्या होगा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में क्या होगा, अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस थ्रू द अब्डोमल, ठीक है। अब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, ठीक है। अब्डोमिनल आपका पेट के रिगार्डिंग होता है और हिस्टेक्टोमी आपका यूट्रस के रिगार्डिंग होता है। तो यदि आप दोनों शब्दों को अच्छे से कॉम्बिनेशन करके करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और टॉमी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। हिस्टेक्टोमी, टॉमी, ये तीनों वर्ड को मिला के ही आपको यूट्रस को रिमूव किया जाता है, ठीक है। अलग अलग होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या होता है, मिड डे मील प्रोग्राम 1961 और स्कूल लॉन्च प्रोग्राम कब देखने को मिला था, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम होता 1961 में आया था और स्कूल लॉन्च प्रोग्राम, ठीक है। मिड डे मील स्कीम, ठीक है, मिड डे मील स्कीम नेशनल प्रोग्राम ऑफ द न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन लॉन्च इन द 1985, ठीक है। लॉन्च इन द नेशनल, अब ये कभी कभी पूछा जाता है कि मिड डे मील का प्रोग्राम आपका कब देखने को मिला है, तो 1961 में। और भाई पूछे कि स्कीम कब आया है, तो 1995 में, ठीक है। तो दोनों में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और सिंपल सी बात है, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, इसका एक ऑब्जेक्टिव यही है कि ओनली स्कूल में, गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं खासकर सरकारी स्कूल, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई गई थी, ठीक है। अब बात करें मिड डे मील जो शुड होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। तो 1/3 एनर्जी, टोटल एनर्जी देता है, ठीक है। कितना देता है, 1/3 टोटल एनर्जी देता है। पर्टिकुलर प्रोटीन का बात करें तो 1/2 देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम 1970 में, ठीक है। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम कब आया था आपका, तो 1970 में देखने को मिला था। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। सिप्लिक्स इज अ ड्यू टू द ट्रिपनम पेलिडम, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट है, आपको पढ़ के ही जाना, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। BDRL बेनेलर डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये सिप्लिस का, यदि कंफर्मेटरी टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं सिप्लिस का, ठीक है। बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड फीवर के लिए। एलिसा टेस्ट होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द HIV वेस्टर्न ब्लॉट होता है, जो कि किसमें, अडल्ट में देखने को मिलता है। ये अडल्ट के लिए, ठीक है, किसके लिए स्टूडेंट्स, अडल्ट के। चिल्ड्रन में होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मीनार की 15 ईयर से तो कितना 45 ईयर तक चलता है, जैसे मैंने आपको बताया। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, 70-80, 110 mg/dl देखने को मिलता है। और भाई बात करें यदि आफ्टर द देखने को मिलता है पोस्ट पेरेंटल कितना देखने को मिलता है, तो वो 110 से लेके तो 140 के अराउंड वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ द आशा एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। गोनोरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज नेजेरिया गोनोराई देखने को मिलता है। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESCI एक्ट है, द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, 1948 में आया है। इसके रिगार्डिंग एक चीज़ बता देता हूँ कि ESI का वैकेंसी भी आपका बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत दिनों से वेटिंग में है। तो आप अपना स्टडी अच्छे से मेंटेन होकर करिएगा। ESI का जो वैकेंसी है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दो ऐसा वैकेंसी है कि जो अपकमिंग है, एक तो ESI हो गया, एक RB रेलवे का हो गया, ये दोनों वैकेंसी आपका अपकमिंग है, ठीक है।
जैसा मैंने पिछली बार बताया था पंचायती राज, ठीक है? और मैंने ये भी बताया था कि पंचायती राज के रिगार्डिंग आपसे एक ना एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 3 टाइप्स ऑफ तो पंचायती राज देता है, ठीक है? पंचायती एट द विलेज लेवल, पंचायती समिति एट द ब्लॉक लेवल और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है? जो पंचायती आपका पंचायत किस पे होती है? आपके ब्लॉक लेवल पे, पंचायती ये समिति किस पे होती है? ब्लॉक लेवल पे, ठीक है? पंचायती जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है? तो तीनों को एक बार अच्छे से रीड करिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये हमेशा पूछा जाता है और ये कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसलिए हमेशा पूछा जाता है, ठीक है? पंचायत एट किस पे होती है? विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है? तो आपको आई होप यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलिए, आज का जो हमारा क्लासेस था वो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। यदि आपको क्लासेस समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर पुटअप करिएगा, ठीक है? इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा। आने वाले दिनों में मैं इससे बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट करवाऊँगा, ठीक है? तो इसके लिए आप सभी लोगों को अपना रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्लासेस समझ में आ रहा है, आपको क्लासेस से क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन देना हो तो वो भी पुटअप करिएगा। किसी को एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से मिल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलता है, वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, देन आपका एग्ज़ाम में से आपको नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है? वही बात कर लें कि आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड का जो लोकेशन का सिटी है यहाँ पे बता दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो ओनली अभी एडमिट कार्ड निकाले हैं और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा, मेरे पास इंक्वायरी आता है, वो क्या करते हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि अभी भी है कन्फ्यूज़न में कि उनका लोकेशन का पता नहीं लगा है, ठीक है? तो बट मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आपका सिटी का लोकेशन यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। अब अपने एडमिट कार्ड में आप अपना लोकेशन सिटी देख सकते हो कि आपका लोकेशन ऑफ द सिटी कहाँ रहने वाला है। उसके लिए आप अभी से रिजर्वेशन कर सकते हो, प्रिपेयर हो सकते हो कहाँ है ये होगा। और कुछ ही दिनों बाद आपका एडमिट कार्ड और सेंटर का लोकेशन भी आ जाएगा। तो ऐसी ही अपडेट्स, ऐसी ही क्लासेस और हर एक तरह की नर्सिंग अपडेट्स को पाने के लिए आप अपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? और वीडियो कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आप पहली बार क्लास देखते हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने क्लासमेट्स, अपनी जो क्लासेस होते हैं बीएससी जीएनएम वगैरह जितने भी क्लासेस होते हैं या हॉस्पिटल के ग्रुप्स होते हैं उनमें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच गाइस।